आयुर्वेद का नाम ही क्यों पड़ा है? आयु के बारे में जो बात करता है वो वेद। आयुर्वेद 5000 साल पुराना हीलिंग सिस्टम है। आयुर्वेद में हेल्थ के पैरामीटर्स बहुत अलग है, यानी शरीर, आत्मा, इंद्रिय, मन। क्या आयुर्वेद को साइंटिफिक कह सकते हैं? पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देके उनका डायबिटीज़ तक रिवर्स किया है। केवल 3 महीने 4 महीनों में हम कर पाते, जिनका 8 साल से 10 साल से भी डायबिटीज़ होता है। ये भी कहा जाता है कि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ बहुत देर से इफ़ेक्ट करती हैं। घंटा 2 घंटा सिर्फ वॉकिंग करेंगे तो उनके नी डैमेज होने के चांसेस है। रात को हल्दी वाला दूध पीकर सोने से अच्छी नींद आती है। खाने के बाद सौंफ खाने से हाजमा अच्छा रहता है। दादी नानी के ये नुस्खे आपने ज़रूर सुने होंगे, लेकिन ये जो नुस्खे हैं ना, ये असल में आयुर्वेद की देन है। तो आज H2O जिंदगी पर हम जानेंगे कि कैसे आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं, ताकि आप जी सकें एक ऑसम जिंदगी। हाय, मेरा नाम है वीना सोनी। आप देख रहे हैं H2O जिंदगी, जहां हम आपको बताते हैं कि कैसे आप ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं, ताकि आप जी सकें एक ऑसम जिंदगी। आज हमारी खास मेहमान है आयुर्वेदिक डॉक्टर आरती बद्रे, और उनके साथ हमने कई सारे आयुर्वेद से जुड़े हुए कंट्रोवर्शियल मुद्दे डिस्कस किए हैं, जैसे कि क्या आप बनाना शेक पी सकते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा 5000 साल पुराना है आयुर्वेद, और आज के ज़माने में उसकी क्या वैलिडिटी है, ये भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। अ वार्म वेलकम आरती जी, आपको मुझे वैद्य बोलना चाहिए। ज़रूर, आई वुड लव टू, लेकिन मैं डॉक्टर डिग्री लगाती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है। पहले के टाइम में पहले वैद्य लगाती थी, लेकिन अभी डॉक्टर आरती लगाती हूँ। थोड़ा तो मॉडर्न हो गया है ज़माना। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ, तो ज़माना थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, तो इसलिए डॉक्टर आरती बद्रे आप यूज़ करने लगे। ग्रेट। तो डॉक्टर हैं आप, सबसे पहले तो यही कि आपकी हेल्थ कैसी है? एकदम बढ़िया। कैसे दिखती हूँ? आज तक मुझे एक भी कोई मॉडर्न की मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है, शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, सो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सही हेल्थ के पैरामीटर्स हैं। अगर हेल्थ के पैरामीटर्स की बात की जाए तो जैसा आपने कहा, बीपी नहीं है, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती है, और आप अच्छे भी दिख रहे हो, बढ़िया भी दिख रहे हो, निखार भी है आपके चेहरे पर। तो वैसे हेल्थ के पैरामीटर्स क्या होते हैं अगर हम बात करें तो? अच्छा, आयुर्वेद में हेल्थ के पैरामीटर्स बहुत अलग है, यानी शरीर, आत्मा, इंद्रिय, मन, ये 4 लेवल पे हेल्थ के पैरामीटर्स जज किए जाते हैं। सिर्फ शरीर का हेल्थ यानी स्वास्थ्य नहीं है, लेकिन अगर मन भी स्वास्थ्य है, आपके इंद्रिय यानी आप जो ज्ञानेंद्रिय है, हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय, उनसे जो आप ज्ञान ग्रहण करने वाले, वो भी स्वस्थ होने चाहिए। जैसे है आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सब इंद्रिय कहे जाते हैं, उन्हें भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। और आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, तभी आयुर्वेद उसे स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। तो यानी कि बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल जिसे कहते हैं। और जो इंद्रियों की आपने बात की, वो 5 सेंसेस की आपने यहाँ पर बात की। डॉक्टर, आयुर्वेद 5000 साल पुराना हीलिंग सिस्टम है, और आज सब कुछ जब इतना बदल चुका है, हमारे रहन सहन का तरीका बदल गया है, जिस तरह से हम काम करते थे वो बदल गया है, जो सोसाइटी का सेटअप है वो बदल गया है, खाने पीने का तरीका बदल गया है, एनवायरनमेंट बदल गया है, तो इतनी पुरानी जो पद्धति है, जो इतनी पुरानी साइंस है, क्या आज भी वैलिड है? क्योंकि कई सारे लोग इसे लेकर क्वेश्चन करते हैं कि भाई इतना सब कुछ बदल गया तो आयुर्वेद सेम कैसे ले सकता है, और वो इफेक्टिव कैसे हो सकता है आज के ज़माने में? एब्सोल्युटली। एक्चुअली मैं तो कहूँगी कि फिर ये टाइम टेस्टेड हो गई ना, क्योंकि 5000 साल से है तो वो टाइम टेस्टेड हो गई। क्योंकि एलोपैथिक का कोई भी ड्रग मार्केट में आने तक उसको 12 साल लगते हैं, 12 साल का रिसर्च लगता है, क्योंकि एनिमल स्टडी किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया जाता है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्या, वो चेक करके फिर दवाई हमारे यूज़ के लिए आती है। तो उसके लिए कम से कम 12 साल लगते हैं, और फिर उसके आगे वो भी पता नहीं होता है कि आगे जाके वो कब किसी बात का नुकसान करने वाली है क्या। आयुर्वेद तो ऑलरेडी 5000 साल से है, तो ऑलरेडी सब लोगों ने यूज़ किया है, इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं। तो डेफिनेटली वो अप्लाई तभी भी होती थी और अभी भी होता है। तो आयुर्वेद बेसिकली जीवन शास्त्र है, और उसमें जो कहे गए हुए हर्ब्स है, रसशास्त्र के मेडिसिन्स है, ये सब अभी भी वैलिड है और यूज़ करते आते हैं हम। जैसे आपने बताया कि एलोपैथी को 12 साल लगते हैं किसी भी एक मेडिसिन को मार्केट में आने
तक जब कोई और इस्तेमाल कर सके तो 12 साल लगते हैं, और 5000 साल से यही बिलीव्स और यही जो चिकित्सा के तरीके हैं वो आयुर्वेद में इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या आयुर्वेद को साइंटिफिक कह सकते हैं? क्या इसकी भी टेस्टिंग हो चुकी है? आप बोल रहे हैं कि क्या यानी उसके एविडेंसेस है क्या? तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हम लोग ने पब्लिश किए हैं। मैं अभी माधवबाग से कनेक्टेड हूँ गए 13 सालों से। तो हम लोग ने डायबिटीज़ के ऊपर बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देके उनका डायबिटीज़ तक रिवर्स किया है। यानी उनकी जो गोलियां चालू रहती है, इंसुलिन चालू रहता है, वो हम लोग धीरे धीरे बंद करते हैं, और वो भी केवल 3 महीने 4 महीनों में हम कर पाते हैं। जिनका 8 साल से 10 साल से भी डायबिटीज़ होता है तो उनको सही प्रकार का पथ्य, ट्रीटमेंट, दवाइयाँ जो आयुर्वेदिक है वो चालू करके उनके जो एलोपैथिक के मेडिसिन है वो धीरे धीरे बंद करते। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट के ऊपर हम लोग ने जब किया है तो उसका लोगों को पता होना चाहिए, और इसलिए हम लोग ने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। वैसे ही हार्ट के ऊपर भी किए हैं। मेरे खुद के 3 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं जहाँ पे एलोपैथिक के पेपर्स पब्लिश होते हैं। तो वो पब्लिश कब होते हैं? जब वो ऑथेंटिक डाटा होता है तभी वो पब्लिश हो पाते हैं। तो ये हमने जो पब्लिश किए हैं उसके बिहाइंड बहुत सारा हम लोग ने मटेरियल फाइनलाइज करके ही पब्लिश किया है। तो डेफिनेटली रिसर्च तो करते ही रहते हैं, सभी डॉक्टर्स करते हैं, अपने लेवल पे डाटा कलेक्ट करते रहते हैं। फ़र्क होता है, क्या होता है बहुत समय में आयुर्वेद में क्या होता है कि हर एक की प्रकृति अलग होती है, तो दवाइयों का भी स्टैंडर्ड नहीं रहता है। जैसे एलोपैथी में एक फीवर आ गया तो क्रोसिन दिया जाता है, आयुर्वेद का वैसा नहीं। आयुर्वेद फीवर को अलग ये देखता है, अलग नज़रिया से देखता है। तो किसी का उष्ण प्रकृति है, शीत प्रकृति है, यानी आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस अनुसार आपके फीवर के लिए या किस कारण से फीवर आया है तो उसकी हर एक की दवाई अलग होने वाली है। इसलिए कभी कभी वो स्टैंडर्डाइजेशन लाना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे 10 फीवर के मरीज़ आए तो हर एक के लिए दवाई लगने वाली अलग होगी, तो उसमें हम लोग एक ही दवाई अगर देते हैं तो स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो बहुत समय ये लिमिटेशन आ जाता है और इसीलिए वो रिसर्च पेपर्स कभी कभी पब्लिश नहीं हो पाते। डायबिटीज़ की आपने यहाँ बात की, डायबिटीज़ के ऊपर ना हम एक अलग से पूरा सेशन करेंगे क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कुछ है जो लोग डायबिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और काफ़ी प्रिवलेंट हो गया डायबिटीज़। मतलब अब लगता है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ तो कहते हैं ऐसे, लेकिन मैं सुनती हूँ हर तीसरे चौथे इंसान को डायबिटीज़ है। तो इस पर तो हम एक अलग सेशन ही करेंगे, लेकिन आज आयुर्वेद से ही जुड़ी बात, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ बहुत देर से इफ़ेक्ट करती हैं। जैसा आपने कहा कि क्रोसिन ले ली अगर आपको बुखार है तो क्या आयुर्वेद में ऐसा है कि आपको बुखार है तो इंस्टेंटली कुछ हो जाएगा? अब क्या है ना, बहुत से लोग हैं जो छुट्टी नहीं ले सकते हैं अगले दिन, तो रात को क्रोसिन लेते हैं, सुबह चलते बनते हैं एलोपैथिक की दवाई लेकर। क्या आयुर्वेद में ऐसा पॉसिबल है या फिर बहुत लंबा जस्टेशन पीरियड है दवाई और इलाज के बीच में? ऐसे ज़रूरी नहीं है। हर एक पैथी के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे एलोपैथी है, प्रसिद्ध है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए क्योंकि इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं, और आपने जैसे बताया कि फ़ीवर उतारने के लिए डेफिनेटली जो मेटल्स वगैरह भस्म जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इमरजेंसी में भी काम करते हैं। उसका आपको एक एक्सपीरियंस डेवलप करना होता है। अभी फ़ीवर में भी मेरे खुद की बेटी को 104 फीवर आया था और अगले दिन हमें दिल्ली पहुंचना था क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट था। तो और रात में उसको 1 बजे के करीब 104 तक बहुत चिल्स के साथ फीवर था। तो उसको मैंने हमारी आयुर्वेदिक ही दी और 1-2 घंटे में उसका फ़ीवर चला गया। सुबह 7 बजे हम लोग एयरपोर्ट में थे। उसका जो परहेज का खाना, लाइट फूड बोलते हैं, क्योंकि आयुर्वेद लंघन को तभी इम्पोर्टेंस देता है, यानी कम खाना, क्योंकि आपका डाइजेशन वीक हुआ रहता है। तो ये छोटे छोटे पथ्य भी आप
इस्तेमाल करते तो भी आपका रीअकरेंस ऑफ फीवर या इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। तो इमरजेंसी यानी तभी ऐसी इस तरह की इमरजेंसी तो हैंडल कर ही लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी डेफिनेटली हर एक शास्त्र का लिमिटेशन होता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है, इसीलिए। तो वो मैं उसमें बोलूँगी कि उसमें रिसर्च होना ज़रूरी है, क्योंकि आयुर्वेद में ज़रूरी ऐसे नुस्खे लिखे हुए हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बुखार भी तुरंत उतर सकता है Yes. आयुर्वेदिक से भी। ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी, क्योंकि हम हमेशा से यही सुनते हैं कि Yes. छोटे मोटे बीमारियों के लिए नहीं काम करता है आयुर्वेद, बड़ी कोई बीमारी हो तो फिर आप आयुर्वेद का इस्तेमाल कीजिए, Yes. तभी वो इफ़ेक्टिव होगा। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हमने ये भी सुनी है ना आयुर्वेद में, जैसे हमारी दादी कहती थी कि मछली के साथ दूध नहीं ले सकते हैं या फ्रूट्स के साथ दूध नहीं ले सकते हैं। स्पेशली जब बनाना शेक की बात आती है तो इसको लेकर इतनी सारी थियरीज दी जाती हैं। अगर आप सोशल मीडिया देखोगे तो भरा रहता है, अरे यार बनाना शेक कैसे पी रहे हो, स्ट्रॉबेरी शेक कैसे पी रहे हो। आपको सच बताऊं, मैंने कई बार बनाना शेक पिया और मैं अब भी पीती हूँ और जब मैं आयुर्वेद की ये परहेज वाली चीज़ सुनती हूँ तो मुझे लगता है क्या होगा मेरा अब। आपके शरीर को बचपन से ही अगर किसी चीज़ की आदत हो जाती है तो वो इतना नुकसान नहीं देता है। जैसे कलकत्ता में दूध और मछली खाने का वो वैसे रिवाज है, या बासी खाना जो हम लोग अवॉइड करने को बोलते हैं, तो उनमें बहुत सारे चीज़ों में बासी चावल का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बचपन से ही उनको उस तरह से आदत है, जनरेशन टू जनरेशन वो उनका अग्नि बोलते हैं ना कि जेनेटिक वो वैसे वो तैयार हुआ है, जिसके वजह से फिर उनको उतना नुकसानकारक नहीं हो पाता है। तो लेकिन अगर आप नई चीज़ कुछ स्टार्ट करेंगे जो आपको कभी आदत नहीं है, तो तभी वो कभी कभी नुकसान दे सकती है। अगर आपको आदत है वो सब खाने की बचपन से तो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा, वरना परहेज काफ़ी महत्वपूर्ण है आयुर्वेद में। यस, आपने बराबर सुनी है, क्योंकि आयुर्वेद में परहेज का बहुत महत्व है। उसको बोलते हैं पथ्य। पथ्य यानी कि आप सही पथ पे चलना। तो अगर आप सही पथ पे चलते हैं तो आपको डिजीज़ नहीं होने वाले, डिसईज़ नहीं होने वाले, यानी आपको रोग नहीं होने वाले। तो अभी आपने जैसे बताया कि दूध के साथ केला नहीं, दूध के साथ नमक नहीं, इसको बोला जाता है विरुद्ध आहार। यानी उसका कॉम्बिनेशन एक टाइम में इमीडिएटली पॉइजनिंग नहीं करने वाला है, लेकिन वो स्लो पॉइजनिंग की तरह आपके सिस्टम को डिफ़ॉल्ट ला सकता है, जिसके वजह से स्किन के इश्यूज़, आँखों के इश्यूज़, ब्लड डिसऑर्डर्स ये होने लगते हैं। और इसकी वजह से ये ग्रंथों में बताया कि ये सब विरुद्ध आहार नहीं करना है। तो कोई भी अगर मरीज़ आता है तो उसके लिए कौन सी चीज़ें अच्छी होना है उसको पथ्य बोलते हैं, और कुछ चीज़ें नहीं चलने वाली उसको अपथ्य बोलते हैं। तो वो हमारी जिम्मेदारी है ताकि वो उसका डिज़ीज़ और न बढ़े, इसलिए। तो हर एक डिज़ीज़ में कुछ चीज़ें अच्छी रहती है, कुछ उसको नुकसान दे सकती है। तो वो अगर वो फॉलो करेंगे तभी भी उनका स्टेटस अच्छा मेंटेन के लिए हेल्प होने वाला है। और बहुत समय यही होता नहीं है कि आजकल बच्चे कुछ भी यानी इजी है, कभी भी स्विगी से कुछ भी मंगा लिया, मिल्क शेक्स पिया, तो रात में दही खा लिया। तो इससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लगिश भी होता है, और फैट मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल, कितने सारे यंगस्टर्स आ जाते हैं डायबिटीज़ को लेके, थायराइड को लेके, इतनी बीमारियां इसी वजह से फिर बढ़ती है। तो अगर हम सही तरीके से चलते हैं, हमारे जैसे हम देखते हैं हमारे बुज़ुर्ग, उनकी हेल्थ अभी भी अच्छी रहती है, क्योंकि उन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया रहता है। हर एक देश का एक एक ये रहता है, जैसे पंजाब में गेहूं का इस्तेमाल होता है, फिर साउथ में चावल का इस्तेमाल, क्योंकि जहाँ जो मिलता है वहाँ का पदार्थ खाएंगे तो वो आपके लिए साथ में होता है। साथ में यानी आपके शरीर को उसकी आदत हो जाती है और उससे नुकसान नहीं होता है। लेकिन वही चीज़ आप छोड़ के किसी और देश में जाते, किसी और रीजन में जाते हैं, तभी किस तरह से हमें खान पान का व्यवहार रखना है वो बहुत
मायने रखता है। और आजकल तो सभी चीज़ें ऑल राउंड द ईयर मिलते हैं, तो सीजनल फ्रूट्स ये सब कंसेप्ट भी चला गया है। और सभी जगह के यानी चाइनीज़ भी खा रहे हैं, फिर इडली सांभर भी खा रहे हैं, तो ये सब आपके दोषों को स्टिमुलेट करने वाली चीज़ें हैं जो आपके मन पर भी उसका असर दिखने वाला है। तो शरीर मन पे, इसलिए आज डिप्रेशन भी ज़्यादा दिखता है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड ही होता है। और एंग्जाइटी, स्ट्रेस ये सब भी बढ़ाते हैं ऐसे इम्प्रॉपर वे ऑफ ईटिंग रहेगा तो इसीलिए कुछ हद तक पथ्य संभालना आपके हेल्थ के कंडीशन के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। डॉक्टर, आपने कहा कि वे ऑफ लिविंग है आयुर्वेदा। अब अगर किसी को आयुर्वेदिक तरीके से जीना शुरू करना है तो कहाँ से शुरुआत की जाए? अच्छा, आयुर्वेद का नाम ही क्यों पड़ा है? आयु के बारे में जो बात करता है वो वेद, यानी आयुष्य बढ़ाने के लिए और आयु किस तरह से जीने के लिए, उसके बारे में जो शास्त्र है वो आयुर्वेद है। तो हमारे ग्रंथ में शुरुआत ही है दिनचर्या और ऋतुचर्या से। दिनचर्या यानी कर्केडियम साइकिल, जो हम सुनते आ रहे हैं कि कर्केडियम साइकिल क्या है, तो हम किस तरह से जिए ताकि हेल्दी रहे। पहले है हेल्थ अच्छा मेंटेन करें, डिजीज़ तो बाद में है। अगर हेल्थ ही अच्छा मेंटेन करे तो कुछ दवाइयाँ लेने की नौबत ही नहीं आती। तो अगर हेल्दी रहना है तो किस तरह हमें शुरुआत दिन की करनी है, तो सुबह जितना जल्दी उठेंगे, ब्राह्म मुहूर्त बोलते, उसका 4:30, 5:30, 6 o'clock के रेंज में हम बोल सकते। उस समय उठ के आपके मल विसर्जन यानी पेट साफ होना चाहिए, यूरिन पास होना चाहिए, फिर ब्रश करना चाहिए या दंत मंजन जो कुछ है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ऑयल पुलिंग, गार्गलिंग कर सकते हैं आपके गम्स के हेल्थ के लिए। व्यायाम करना चाहिए, ऑयल मसाज कर सकते हैं, फिर स्नान कर सकते हैं। अभी व्यायाम भी कितना करना है, अपने स्ट्रेंथ के अनुसार करना चाहिए, और वो भी आधा क्वांटिटी में, यानी ऐसे नहीं कि आप हाफ रहे तब तक व्यायाम करें, तो वो ड्रेन्ड आउट फीलिंग होगा। ओके, तो यहाँ आपने मॉर्निंग रूटीन एक बहुत अच्छा सा बता दिया है कि कितने बजे उठना है और फिर दंत मंजन और फिर क्या मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। तो एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि आजकल नाइट शिफ्ट्स करते हैं, बिकॉज रहने सहन का तरीका हमारा बदल चुका है। तो बहुत से लोग हैं या तो बहुत लेट घर पहुँचते हैं या रात भर काम करते हैं, तो वो कैसे मेंटेन करेंगे अपना सर्कैडियन रिदम, वो कैसे सूर्य के साथ उठेंगे और उसके हिसाब से सोएंगे? बराबर। अभी जो दो चीज़ें हैं, एक तो है कि जो लेट पहुंचते हैं, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, हार्ट के मरीज़ है, तो उनको मुझे यही कहना रहता है कि अगर आप लेट पहुंचते 12 बजे 1 बजे के आसपास, तो इतना देख लीजिए कि आप खाना उसके पहले खा के फिर डायरेक्टली आके सो जाए, ना कि 12-1 बजे खाना खाए और फिर तुरंत सो जाए, क्योंकि उसके बाद डाइजेशन में फिर दिक्कत आती है। और मेन हमारा कोई भी बीमारी चालू होता है वो डाइजेशन हैम्पर होने की वजह से। इसके लिए अगर वो खाना 9-10 बजे खाते और फिर 12-1 बजे आके डायरेक्टली सो जाते, तो उतना नुकसान नहीं करता है, और 6-7 की आवर्स की नींद वो कंप्लीट करके फिर उनका साइकिल चालू कर सकते हैं, क्योंकि उतना रिलैक्सेशन तो अपने शरीर को चाहिए कि 6-7 घंटा का रिलैक्सेशन होना ज़रूरी है। अभी जो लेट नाइट जिनकी नाइट शिफ्ट रहती है, उन्होंने ऐसे करना चाहिए कि जब वो घर पे आते तब ब्रेकफास्ट करके 1 घंटे के बाद अगला खाना खाने के बजे तक वो सो सकते हैं, यानी 4-5 आधे क्वांटिटी में भी अगर वो सोते हैं तो भी वो रिकवर हो जाते, क्योंकि फुल दिन सोना ये उनके लिए अच्छी सलाह नहीं होगी। तो 5 घंटे की नींद इनफ है, लेकिन खाने के पहले तो वैसे कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना स्पेशली यंगस्टर्स को है जो रात तक देरी तक बिना कारण जागते हैं और दूसरे दिन की शुरुआत लेट तक करते। और आजकल यंगस्टर्स में वो ट्रेंड है कि पढ़ाई के लिए बैठो तो 1 बजे 2 बजे तक बैठते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं। तो उससे अच्छा कि वो 11 बजे अगर सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं
तो उनके आगे के लाइफ के लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका ग्रोइंग फेज़ रहता है और हड्डी बनना, मांसपेशी अच्छी तरह से बनने के लिए रात में जितना कम जागेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन डेफिनेटली अगर आपका काम का तरीका ही वैसे है तो अनअवॉइडेबल है, तो उनको इस तरह से पथ्य करके सो सकते हैं। राइट, तो जो नेटफ्लिक्स के सीरीज लेके बैठे रहते हैं Exactly, उनके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो फिर अब ये तो मजबूरी टाइप हो गया कि आपको करना ही है, क्योंकि जीवन भी तो चलाना है, तो उस हिसाब से अगर आप कर रहे हैं। लेकिन जब आपने बोला नींद 5 घंटे की भी काफ़ी है, क्या सच में काफ़ी है? क्योंकि कहा जाता है कि 7 घंटे की तो होनी चाहिए, कुछ रिसर्च पेपर तो कहते हैं 8 घंटे की भी होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे के बीच का टाइम है जो कि नींद को लेकर कहा गया, और आप कह रहे हो कि 5 घंटे भी ठीक है। वो दिन की नींद की बात कर रही हूँ मैं। रात में आपको 6-7 घंटे की नींद ज़रूर लेनी ही चाहिए। दिन में आपका डाइजेशन आपके लिए वो कफ या बाकी के विकृति बढ़ा सकता है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद सोना अच्छी बात नहीं है। वो ग्रंथों में कहा है कि वो डायबिटीज़ डेवलप कर सकता है। तो 5 घंटे की भी नींद काफ़ी हो सकती है। दिन की। अच्छा, एक और आपने बहुत अच्छी चीज़ कही यहाँ पे, व्यायाम जो होता है। आजकल लोग वेट्स उठाते हैं, रनिंग कर रहे हैं, 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर फुल मैराथन दौड़ रहे हैं, जहाँ हाँफ रहे होते हैं। और आपने कहा कि इतना हाँफना भी अच्छी बात नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको आपकी जितनी कैपेसिटी है उसका आधा ही व्यायाम करना होता है। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगी जो कि बिल्कुल कहते हैं कि अभी ठीक है हम कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इतना स्वेट कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। एग्जैक्टली। सी अभी कैसे है, अभी दो इसमें मैं बाइफरकेट करूँगी। एक तो बुज़ुर्ग व्यक्ति है जो अभी रिटायर हो चुके हैं और उनको अभी काफ़ी समय है, तो वो व्यायाम जब करते हैं तब उनमें कैसे रहता है कि वो सिर्फ वॉकिंग पे ही फोकस करते हैं। तो व्यायाम अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। सिर्फ वॉकिंग करने से बहुत देरी तक घंटा 2 घंटा सिर्फ वॉकिंग करेंगे तो उनके नी डैमेज होने के चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी उनके डिजेनरेटिव स्टेज में उनकी अवस्था रहती है। ये 60 प्लस लोगों की आप बात कर रही हैं। प्लस के लिए तो उन्होंने थोड़ी देर वॉकिंग करना चाहिए, थोड़ी देर योगा करना चाहिए, ताकि वो कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज ज़्यादा काम कर सकता है। जो यंगस्टर्स है वो वेट्स वगैरह उठाते हैं, डेफिनेटली मसल बिल्डअप के लिए वेट ट्रेनिंग के एक्सरसाइज डेफिनेटली काम करते हैं। तो वो अपने उसमें भी अपने शक्ति अनुसार वो कर सकते हैं। ट्रेडमिल वगैरह जो करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेज जो करते हैं, उन्होंने अपने हार्ट रेट को देखते हुए ही करना चाहिए, ताकि हार्ट रेट एक्सीड ना हो। और यानी जो हम लोग का एज अनुसार जो हार्ट रेट कैलकुलेट, टारगेटेड हार्ट रेट जो बोलते हैं, मैक्सिमम हार्ट रेट, उस अनुसार वो अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर देख पाते हैं तो वो ट्रेडमिल में वगैरह दिखाई देगा। और इसीलिए आजकल इवेंट्स इतने अटैक्स के वगैरह दिखते हैं कि ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसको अटैक, क्योंकि वो कभी कभी ओवर हो जाता है। तो एक्सरसाइज यह लंबे समय तक करने की आवश्यकता है, कंसिस्टेंटली करने की आवश्यकता है, ना कि बहुत एक ही दिन कर लिया और काम ख़त्म, ऐसे नहीं है। रेगुलरिटी लाना इम्पॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। इंटेंसिटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी बॉडी की सुनना यहाँ पर ज़रूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि उतना इंटेंसिटी से आप जितना व्यायाम करेंगे फिर उतना आप प्रोटीन्स और उसका भी इस्तेमाल करने वाले, और कभी कभी वो किडनी के लिए अच्छी बात नहीं होती। तो हमें वो सब बैलेंस में रखते हुए ही उसका इस्तेमाल करना है। जी, आपने मॉर्निंग रूटीन की अब बात कर ली। अगर हमें बाकी दिनचर्या में भी आयुर्वेद को अपनाना है तो और क्या करना चाहिए? बाकी दिनचर्या में एक तो है पानी कितना पीना चाहिए। बहुत समय क्या होता है कि उठते ही लोग 1-1, 2-2 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उतनी आवश्यकता रहती नहीं, क्योंकि अगर उतना पानी पीते तो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे उसका असर होता है। तो अगर पीना भी है तो 1 गिलास गुनगुना गर्म पानी पिया और शुरुआत की अपनी दिन की, तो वो कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि 1 लीटर पानी पिया और आपका पेट साफ़ हो गया, वो ऐसे एक पाइप जैसा नहीं है। उसको भी, पानी को भी डाइजेशन होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप देखते गरीब लोग जिनके पास खाना नहीं होता है, वो पानी पी के अपनी भूख
कम कर लेते हैं। तो यानी पानी को भी डाइजेस्ट होना ज़रूरी है। इसके लिए आप जब 1 लीटर 2 लीटर पानी पीते हैं तो वो आपके डाइजेशन को नुकसान करने वाले हैं। दिन भर में भी ऐसे बहुत सारा फंडा रहता है कि 3 लीटर पानी पियो, ऐसे नहीं, मिनिमम 2 लीटर पानी किसी न किसी तरह से, लिक्विड्स है, सूप्स है, इस तरह से भी आपके शरीर में जाएगा तो भी इनफ है। क्या होता है कि हम पूरे दिन एसी में है तो वो पसीना नहीं निकल रहा है, तो आप जितना पानी पी रहे हैं वो आपके किडनी के ऊपर ही फिल्ट्रेशन में जाने वाला है और किडनी को और हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ने वाली है। हाँ, अगर धूप में जाते तो खुद आपको प्यास लगने वाले, तो आप खुद अपने शरीर के डॉक्टर हो कि आपका काम किस तरह का है, आपको प्यास महसूस हो रही है क्या, भूख महसूस हो रही है, वह भी हेल्दी होने का लक्षण है। बहुत समय क्या होता है कि भूख नहीं लगते हुए भी लोग खाना खाते हैं। तो अपने शरीर को थोड़ा सा, इसीलिए मेडिटेशन, योगा, ये सब आपके शरीर के अंदर आप को लेके जाता है और वो जो एहसास कराता है कि आपको भूख लग रही है, क्या प्यास लग रही है, अपने शरीर को समझ के अगर अपना खाना पीना रखेंगे तो वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने वाला है। बिना भूख लगे अगर आप खाते हैं तो बाद में उस ब्लोटिंग होता है, एसिडिटी होता है, ये सब चीज़ें बढ़ने वाली। बाद में 7 बजे के बाद जितना लिक्विड्स कम पीते हैं उतना अच्छा है। फल भी खाना है तो 6 बजे के बाद कम फल खाना है, 10 से 6 बजे के, जैसे सूर्य के साथ हम अगर चलते हैं। और इसीलिए जैन जो है उनका बहुत एक अच्छा रहता है कि वो 6 बजे के बाद ज़्यादा खाना खाते नहीं। इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी 6-7 बजे उन लोग अपना डिनर ख़त्म करते हैं, बाद में कोई सपर लेता है। लेकिन हम लोग उनका वो सिस्टम फॉलो नहीं करते, कुछ चीज़ें अपने हिसाब से ही फॉलो करते हैं और वहीं पे नुकसान होता है। क्योंकि जितना आप अच्छा रात का खाना थोड़ा सोने के पहले 2-3 घंटे का भी गैप देते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट होता है, ताकि आप रात भर अच्छे से सिर्फ रिलैक्स होके सो सकते। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इनका ध्यान रखें तो काफ़ी हेल्दी हम रह सकते हैं और काफ़ी हैप्पी हम रह सकते हैं। तो आयुर्वेद की ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम अपने दिनचर्या में इंक्लूड करने लग जाएंगे तो एक बैलेंस लाइफ हम जी सकते हैं और सेल्फ अवेयरनेस से शुरू करेंगे तो आयुर्वेदिक जीवन जी सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, आपने 20 साल से आप प्रैक्टिस कर रही हैं, 13 साल से तो माधव बाग के साथ ही हैं। 20 साल पहले आपने जब आयुर्वेदिक की पढ़ाई की थी, हालांकि 5000 साल पुराना है आयुर्वेद, 20 साल पहले शायद इतना फेमस नहीं था, जितना चलन आजकल हम देख रहे हैं आयुर्वेद का उतना नहीं था। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आयुर्वेद पढ़ते हैं, क्योंकि एलोपैथ थोड़ा सा ज़्यादा फेमस था उस टाइम पर? बराबर। तो मेरी भी ऐसी ही जर्नी स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब मुझे अच्छे मार्क्स मिले तो मैंने कोशिश की थी एलोपैथी के पास, एलोपैथी में यानी कॉलेजेस में एडमिशन मिलती है कि नहीं, लेकिन नहीं मिली। और मेरी कज़न सिस्टर ऑलरेडी आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैंने सोचा चलो उसी में एडमिशन लेते हैं। और फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन ली तो बहुत अलग था, क्योंकि हम संस्कृत था फर्स्ट ईयर में जो मैंने कभी पढ़ी नहीं, तो फर्स्ट ईयर थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगा। और 5 साल तक हम लोग कॉलेज 5.5 ईयर्स का ये कोर्स था। सेकेंड ईयर से ही हम हमारे एक वैद्य परांज पे करके है, तो उनके पास हम लोग सीखने जाते थे, क्योंकि उनकी ऑलरेडी प्रैक्टिस थी। और उनका कहना था कि आप बिल्कुल एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में जाके यानी जो हम लोग सीखते हैं वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप आयुर्वेद के बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि आपके फीवर बोलेंगे तो आपके मन में क्रोसिन आएगा, ना कि आयुर्वेद की दवाई आएंगे, क्योंकि वो इजी है, पेशेंट ठीक हो जाएगा, पेशेंट आपको लगेगा ठीक हो गया है और आप भी हैप्पी, चलो हमारे पेशेंट ठीक हो गए, लेकिन फिर आप आयुर्वेद को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आगे चल के फिर मैंने एमडी किया जो रसशास्त्र में है, यानी वो मेटल्स का, भस्मों का इस्तेमाल किस तरह से बनाना और उसका इस्तेमाल, तो उसमें मैंने एमडी की। लेकिन ऐसे भी था कि तभी के वैद्य अपना नॉलेज शेयर नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था, यानी अलग अलग रीज़न से होता था, क्योंकि बहुत कम आयुर्वेद प्रैक्टिस करते थे, तो हम सिर्फ देखते थे वो क्या देते थे, वो एक्सप्लेन सब नहीं
लेते थे, बहुत वैद्य तो स्टूडेंट्स को भी नहीं लेते थे। तो तभी ये शास्त्र थोड़ा सा गुप्त की तौर, कभी कभी अपनी सिद्धि कम होगी तो थोड़ा सा शरीर मन ये सब साथ में सिंक्रोनाइज होता है, तब आपको आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आयुर्वेद इतना पॉपुलर नहीं हो पाता था, और स्टूडेंट्स को भी पता नहीं रहता था कि आगे चल के जब पास आउट हो जाए तो क्या करें, क्योंकि एलोपैथी प्रैक्टिस हमें अलाउड है फ्रॉम द बिगनिंग। आयुर्वेद भी कर सकते हैं और एलोपैथी भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आयुर्वेद का कोर्स करेंगे लेकिन एलोपैथ भी कर सकते हैं? एलोपैथिक भी कर सकते हैं। तो बहुत फास्ट मनी और प्रैक्टिस सेटल होने के लिए बहुत सारे बच्चे, स्पेशली बॉयज़ को तो जल्दी से सेटल होना रहता है, तो बहुत सारे लोग एलोपैथी प्रैक्टिस से शुरुआत करते थे और फिर वही चालू रहता था। फिर वापस कब बहुत साल के बाद लगता था अरे आयुर्वेद के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ। तो बहुत सारे हमारे जैसे वैद्य हैं जिन्होंने ये सफ़र किया था कि ज्ञान नहीं मिल पाता था, आज वो खुद शेयर कर रहे हैं कि आप आयुर्वेद प्रैक्टिस जब करोगे तो इस तरह से आपका भवितव्य है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो आयुर्वेद को आगे बढ़ाए, क्योंकि अभी सब ओपन है, सब अपना प्रैक्टिस भी शेयर करते हैं, सब केस रिजल्ट शेयर करते हैं, और वही उनको फिर आगे जाके कॉन्फिडेंस देने वाला है कि चलो आयुर्वेद से हम इतना अच्छा केसेस इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आपने स्टोरी बताई कि कैसे आपके चैलेंजेस रहे और अब कैसे स्मूथ आउट हो गया है उन बच्चों के लिए जो आयुर्वेद करना चाहते हैं। आज मैं सभी बच्चों को, स्पेशली 12th में जो अपियरिंग है, 11th में है, या जिनको करियर करना है, तो उनको समझ में नहीं आता है, सिर्फ MBBS ये ऑप्शन दिखाई देता है, या बहुत सारे कोचिंग को क्लासेस भी नीट दे दो ताकि आपको अच्छे MBBS कॉलेजेस में एडमिशन मिले, ऐसे उनके लिए एक गाइडेंस करते हैं। लेकिन मैं वही कहना चाहती हूँ कि मैं खुद एक आयुर्वेद डॉक्टर होने के बाद मैं अनेक आयुर्वेदिक डॉक्टरों की तरफ से बोलूँगी कि आयुर्वेद के लिए भी बहुत अच्छा फ्यूचर है, और आप उसे भी डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद खुद एक संपूर्ण शास्त्र है और उससे आप बहुत लोगों का कल्याण करने वाले हैं। क्योंकि जो मेडिकल में आते हैं उनका एक सिर्फ पैसा कमाना यह ध्येय नहीं होता है, लेकिन एक समाज की तरफ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे कहा है कि जो डॉक्टर्स का रोल होता है ना, वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है सोसाइटी की तरफ, और इसी बढ़िया सी बात पर हम लोग आज पूर्ण विराम लगाते हैं। आई नो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आपके साथ डिस्कस करनी है, और उसके लिए मैं फिर से एक बार आपको इन्वाइट ज़रूर करूँगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वीणा जी, थैंक यू। तो आयुर्वेद से कैसे आप एक माइंड, बॉडी और सोल कनेक्शन बना सकते हैं, ये तो आपने आज जान ही लिया। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नया एपिसोड जिसमें आप जान सकते हैं कि कैसे आप एक ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी ज़िंदगी जिएं, ताकि आप ऑसम बने रहें। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।